गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान। इसमें पढ़ेंगे आप अब अध्याय 9। अध्याय 9 क्या है? रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। तो हम आप पिछली कक्षा में रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, क्या है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र के आधार पर परमाणुओं का अणुभार, है ना, अणुभार निकालना या परमाणु भार की सहायता से अणुभार निकालना, और परमाणु कैसे बनता है उसका मतलब यौगिक का परमाणु कैसे निकाल सकते हैं, परमाणु संख्या, ये सब बताना है, परमाणु भार बताना है। और इसमें देखेंगे दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक तत्वों के परमाणुओं की निश्चित संख्या, याद रखना ना, ये यौगिक तत्वों के परमाणुओं की निश्चित संख्याओं के आपस में संयोग से बनता है। अब देखो, जैसे कि पानी में बनाना है जल, तो इसमें H2O बनता है, चलो ये सबको पता है। ये H3O नहीं बनता, या HO2 नहीं बनता, या H2O3, ऐसा कुछ बनता नहीं है। इसको पानी नहीं बोलेंगे। इसमें सत्य केवल यही है, केवल यही राइट है। क्यों? क्योंकि इसमें परमाणु जो तत्व इस यौगिक के जो तत्व हैं, उन तत्वों के परमाणु की संख्या निश्चित है। इसमें एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन ही रहेगा, दो हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन ही रहेगा, तब जाके ये यौगिक में जल कहलाएगा। बाकी जो है अलग अलग ये सब जल नहीं कहलाएंगे। जल सिर्फ यही कहलाएगा, क्योंकि इसमें O निश्चित एक परमाणु O का रहेगा तो एक ही O रहेगा ऑक्सीजन का, एक दो परमाणु हाइड्रोजन का रहेगा तो दो ही रहेगा हाइड्रोजन का, ना तीन होगा ना एक होगा। समझ में आ रहा है ना कि कभी भी परमाणु का यौगिक में कभी भी परमाणु की संख्या निश्चित संख्याओं के संयोग से ही यौगिक बनता है। ठीक है, परमाणु की निश्चित संख्याओं के योग से ही यौगिक बनता है। अब देखते हैं, हम पानी, नमक, शक्कर, खाने का सोडा इत्यादि पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये सभी पदार्थ यौगिक हैं। ये सभी पदार्थ यौगिक हैं। पानी, नमक, शक्कर, खाने का सोडा इत्यादि, ये सब क्या है? यौगिक हैं। इनको हम भले रोज उपयोग करते हैं, पर इनके बारे में जानते बहुत कम है। ठीक है, अब नमक को क्या बोलते हैं, शक्कर को क्या, ये सब जानने के लिए आपको उसके बारे में, यौगिक है उनमें क्या क्या तत्वों से मिलकर बना है, ये जानना जरूरी। ये जानोगे तब उसके बारे में आप जान पाओगे कि कितने निश्चित मात्रा मिलाने पर वह यौगिक क्या बनता है। ठीक है, अब देखना, हमने पहले भी सूत्र कैसे बनते हैं सीख चुका है। आइए हम यौगिक के सूत्रों के बारे में विस्तार से समझे। तो देखना, अब पहला 9.1 जो पढ़ रहे हैं आर्टिकल है, इसमें देखेंगे सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र। सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र, हमने विभिन्न सहसंयोजी यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया आदि में बनने वाले बंध के बारे में सीखा। ठीक है, आदि में बनने वाले बंध के बारे में सीखा। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन सहभाजन मतलब ये जो बीच का है नी, समान बांटना, मतलब इसको भी बांटेगा और इसको भी बांटेगा। सहभाजन, फिर से देखना ना, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन सहभाजन दो अलग अलग ऑक्सीजन परमाणु के दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। किसका होता है? कार्बन का आखिरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 6 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, 2 2 4 और ये 2 6, 1 2 3 4। अब इनको अपने अष्टक के लिए 2 घर चाहिए, इसको 4 की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन से ये 2 ले लेता है और इसको 2 दे देता है। मतलब क्या करता है, इन दोनों जब भी करेंगे
तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ इसको मेल जोल करेगा, साझा बनाएगा। उसी प्रकार इसका 2 बच गया है, 4 रहता है तो 2 इधर बच गया, इधर का 2 को फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ वैसे ही साझा करेगा। तो जब ये ऑक्सीजन जब अपना गिनाएगा अष्टक, तो कैसे गिनाएगा, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, और ये वाला ऑक्सीजन भी ऐसे गिनाएगा 2 2 4 और 4 8। लेकिन जब कार्बन गिनाएगा तो कैसे गिनाएगा, 4 और 4 8। तो मतलब सभी का अष्टक पूर्ण हो जाता है, इसी प्रकार बनता है। और हाँ, अगर ये निश्चित मात्रा में बने, निश्चित मात्रा में ही मिली है, अगर इससे ज़्यादा मिलेंगे तो इसका अष्टक नहीं बनेगा और ये स्थायी यौगिक नहीं बन पाता, इससे अगर अधिक मिलता तो। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ना चाहे तो उसकी किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझा करने के संभव होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो अगर देखो यहाँ पर छोड़ दो इसको, मैं ये बता देता हूँ, इन सबको छोड़िए, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ कि अगर ये दोनों कंप्लीट हैं, ये कार्बन का भी अष्टक पूर्ण है, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण है, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण है, इसमें मैं कहीं बाहर से और ऑक्सीजन जोड़ना चाहूँगा एक कार्बन के साथ, इन दोनों का अष्टक पूर्ण है, मैं इस बाहर से और ऑक्सीजन जोड़ना चाहूँगा, तो इसका जब अष्टक पूर्ण है तो ये क्यों लेगा बाहर का, नहीं लेगा, क्योंकि इसके पास तो पूरा कंप्लीट है। और इसका अष्टक पूर्ण है 4 और 4 8, और इसका भी अष्टक पूर्ण है 4 और 4 8, 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो इसका 6 है, ये दूसरे से लेना भी चाहता है, दूसरे को देना भी चाहता है, तो ये कैसे होगा, इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कार्बन के पास, नहीं है, इसलिए ये भी संभव नहीं। अब देखना, ये तो हो गया, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त कर चुका है ये। तो अब इसमें चित्र क्रमांक ख में यदि हम ऑक्सीजन परमाणु के साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के सहभाजन का विचार करें, ये किस में करेंगे, इसमें करके देखेंगे। चित्र अगर बोलो कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ हो चुका है और वह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर चुका है। चित्र क्रमांक में ये दोनों ये पूरे अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर चुका है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ नहीं जुड़ सकता, ये संभव नहीं है। और लेकिन ये ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाह रहा है तो क्या होता है, अतिरिक्त सहभाजन प्राप्त कर चित्र क्रमांक, यह भी संभव नहीं है कि ये, क्योंकि इस ऑक्सीजन का तो ऑलरेडी से अष्टक पूर्ण है यहाँ पे, तो ये और क्यों लेगा, इसका लेगा तो ये 4 4 8 2 10 हो गया, इसका अष्टक से ज्यादा हो गया, तो क्यों लेगा ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं है, ठीक है, ये भी संभव नहीं और ये भी संभव नहीं है। अब देखते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पढ़ लेते हैं। अतः यहाँ पर अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन नहीं हो सकता, इसलिए CO3 यौगिक बनाना मतलब संभव नहीं है, CO3 यौगिक बनना संभव नहीं है। कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही मिलकर एक स्थायी यौगिक बनाएंगे, जिसका सूत्र होगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ही स्थायी सूत्र है यौगिक का, ठीक है। कार्बन के एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही मिलकर स्थायी बनाएंगे, उससे अधिक या कम इसकी मात्रा निश्चित होगी तभी ये स्थायी यौगिक बनेगा, ऐसा बता रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य यौगिक के सूत्र भी लिखे जा सकते हैं, इसके लिए हम तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजन क्षमता का ज्ञात होना आवश्यक है, ठीक है। अब तत्व जो है, अब हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं आपको पता नहीं है और उसका संयोजकता पता नहीं है, तो कैसे बताओगे, हाइड्रोजन बोल दिया तो उसकी संकेत क्या होती है, ऐसे होती है, तभी इसका सूत्र लिख पाओगे। हीलियम का संकेत ऐसा होता है, कार्बन का ऐसा C होता है ना, नाइट्रोजन का N होता है, तो ये सबके आपको संकेत भी होने जरूरी है और नॉलेज में, और इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ये आपको याद होने जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो मुख्य टॉपिक है कि संयोजी यौगिक के अणुभार, ठीक है,
तो इसमें देखिए हम जानते हैं कि यह तत्वों पर विभिन्न परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों पर परस्पर संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। देखो इसको छोड़ो, आप देखना कि यौगिक कैसे बनते हैं कि अलग अलग तत्वों से संयोग करके, ठीक है, उसकी निश्चित मात्रा में संयोग करके यौगिक बनते हैं और उनका यौगिक जो है, यौगिक भी अणु होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखना यौगिकों के अणु भार की गणना कैसे की जा सकती है। परमाणु भार के, अगर आपको पता है परमाणु भार, तो यौगिकों के अणु भार की भी गणना की जा सकती है, क्योंकि यौगिकों का अणु भार उसके भी घटक परमाणु के भारों का योग होता है। क्या होता है? यौगिक का जो अणु भार होता है घटक परमाणु के अणु भार का योग होता है, उसका घटक होता है, परमाणु के अणु भार का घटक होता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर पानी बनाते हैं। ठीक है, अब देखना क्या बोला है, यदि हमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु भार ज्ञात हो तो हम पानी का अणु भार की गणना कर सकते हैं। हमको अगर ऑक्सीजन के परमाणु भार और हाइड्रोजन के परमाणु भार ज्ञात हो तो हम पानी का अणु भार ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना है, तो हमको इसको भार और इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार ज्ञात है, तो हमको पता चल जाएगा कि पानी का अणु भार क्या होता है। अब देखते हैं, इसमें आपको हाइड्रोजन का परमाणु भार 1U तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16U है, इसलिए पानी का अणु भार क्या होगा, 2 × 1 धन 16 बराबर 18 होगा। अब इसको समझे कैसे, इसको ये वाला लाइन, तो यहाँ आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16U है, इसलिए पानी का अणु भार 2 × 1 धन 16 बराबर 18U। अब मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल बनते हैं। ठीक है, अब देखना ये हाइड्रोजन के आपको अणु भार कितने हैं आपको पता है, यहाँ सारणी से निकाल कर देख लेना, सारणी में पता चल जाएगा आपको। हाइड्रोजन के अणु भार, आपके हाइड्रोजन के अणु भार कितने हैं, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और हाइड्रोजन के अणु भार क्या होते हैं 1, सिर्फ हाइड्रोजन के अणु भार 1 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 1U लगता है ना ये लास्ट में, देखना ऑक्सीजन, वायुमंडलीय दाब आपको कहते हैं शायद U। ठीक है, इसको कंफर्म बताऊंगा मैं। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 और इसका अणु भार होता है 16U। ठीक है, एक ऑक्सीजन के अणु भार 8, परमाणु क्रमांक 8 और अणु भार होता है 16। ठीक है, अब देखना जब इसको हल करोगे इधर, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन की जगह में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अणु भार लिखोगे, लेकिन कितने ठो हाइड्रोजन है भैया आपके पास, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और उसका परमाणु भार कितना है 1। हाइड्रोजन के परमाणु भार कितने हैं 1। उसी प्रकार धन का चिन्ह लगा है, क्यों, क्योंकि ये परमाणु कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के तत्व कंप्लीट हो गए, और कौन जुड़ा है उसके साथ, धन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो धन लगा दिए। अब लगाएंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है भाई 16। अब ये देखो 1 × 2, 1 × 2, तो 1 दूनी 2 × 1 करोगे तो 2 ही आएगा, और प्लस 16 का 16 ही आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 18 आएगा। और 18 क्या है, U लगा देना यहाँ, जब भी परमाणु भार निकालोगे तो U लगा देना। ठीक है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कहलाता है वो शायद। अब देखना
ये कंप्लीट कैसे निकला आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार आप इसका निकालेंगे सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2, जिसमें सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखना सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और उसका परमाणु भार कितना होता है? 32। SO2 का जब निकालोगे तो 16 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है? सल्फर का कितना होता है? 16 और इसका परमाणु भार क्या होता है? सल्फर का 16 होता है और इसका परमाणु भार क्या होता है? परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32U। उसी प्रकार ऑक्सीजन का 8 होता है और इसका परमाणु भार क्या होता है? 16U। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके जब निकालेंगे तो सल्फर कितना है भैया? 1, और इसका सल्फर 1 है और इसका परमाणु भार क्या है? 32। तो 1 सल्फर का परमाणु भार 32 है। धन ऑक्सीजन कितने हैं? 2, उसके परमाणु भार कितने हैं? 16, तो 2 गुणित 16। अब देखना ये निकलेंगे इसके 16 दूनी 32 और ये 32 धन 32, 32 धन 32। अब कितने हो गए यहाँ? 32 धन 32 हो गए, ये कितने हो गए? 64। क्या हो गए? 64। 32 धन 32 64U। इसी प्रकार बनेगा। अब नाइट्रोजन का अणुभार होगा इसी प्रकार। अब नाइट्रोजन का अणुभार कैसे निकलेगा भाई? नाइट्रोजन अणु कैसे प्राप्त मिलता है आपको? नाइट्रोजन अणु मिलता कैसे है? N सिंगल नहीं मिलता, हमेशा आपको N मिलता है डबल। कैसे मिलता है? N के संयोजकता 3 होती है और N की संयोजकता मतलब N में तीन ले सकता है परमाणु दूसरे से, ये भी 3 ले सकता है, तो ये दोनों क्या कर लेते हैं? आपस में संयोग कर लेते हैं। N2 ही मिलता है। कैसे मिलता है? कल पिछली कक्षा में बताया भी था मैं। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार नाइट्रोजन, हमेशा नाइट्रोजन कैसे मिलता है आपको? N2। ऑक्सीजन भी कभी सिंगल देखोगे तो कैसे मिलेगा? O2। हाइड्रोजन को भी देखोगे तो H2, ऐसे मिलता है आपको। इसी प्रकार नाइट्रोजन का अणुभार कैसे निकलेगा? तो N2 का अणुभार, नाइट्रोजन की कितने परमाणु? 2 परमाणु। उसका अणुभार क्या होता है? परमाणु क्रमांक 7 होता है नाइट्रोजन का और उसका अणुभार होता है 14U। तो 2 अणु नाइट्रोजन के, उसका परमाणु भार कितना? 14, तो 14 दूनी 28U। ठीक है, इसी प्रकार आपका बनेगा। अब इसमें मेन चीज और देख लेते हैं कि रासायनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र, रासायनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव नहीं है। सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव नहीं है क्योंकि ये ठोस आयनिक यौगिक हैं। यौगिक में ठोस आयनिक यौगिक हैं और इन यौगिकों में अणु नहीं होते, उसके घटक आयन होते हैं। अणु नहीं होते बल्कि उसके घटक आयन होते हैं। सोडियम क्लोराइड का सूत्र जब लिखोगे तो NaCl लिखोगे क्योंकि ये आयनिक है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है और ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो ये घटक कहलाएगा। तो जब इसके सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये प्लस हो जाता है और ये क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो माइनस आयन हो जाता है। तो इसका सूत्र कैसे लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl अथवा Na+Cl-। ठीक है, ऐसे लिखाता है। यह उसका मूलानुपाती सूत्र है। विभिन्न आयनिक यौगिकों के इन सूत्रों द्वारा भार ज्ञात किए जा सकते हैं। इन सूत्रों द्वारा भी भार ज्ञात किए जा सकते हैं। यह भार एक अणु का भार नहीं होता, यह भार एक अणु का भार नहीं होता। इसे हम आयनिक यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु का भार 35.5 होता है और सोडियम का अणुभार 23 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 और इसका 22 धन 1 23 होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए तो ये 23 होता है। इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और उसका अणुभार कितने होते हैं? 23 होते हैं।
तो यहाँ 23 लिख दिए। अब देखना सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, इकाई द्रव्यमान 35.5 धन 23, 35.5 धन 23 कितना हो जाएगा, 58.5 U होगा। अब देखिए इसका सरल तरीका ये है कि अणुभार आपको याद रखना है, आवर्त सारणी से देख के याद रख सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से जनरली आप किसी परमाणु को देखें, परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन, इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर हीलियम का देखोगे परमाणु भार तो 2 होता है, इसका परमाणु क्रमांक इसके जस्ट डबल, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलाकर कितने हो जाते हैं, इसके परमाणु भार 4 हो जाते हैं। उसी प्रकार परमाणु क्रमांक 3 लिथियम का परमाणु भार 6 हो जाता है। ये डबल जस्ट होते जाता है, कुछ कुछ चीज़ों को याद करना है, बाकी ये आपको ट्रिक हो जाएगा, डबल डबल करते जाओगे तो आपको निकलते जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन का देखते हो 8 से सीधा 16 हो जाता है, नाइट्रोजन का 7 से, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 से 14 हो जाता है। तो इसी प्रकार बनते हैं। लेकिन जैसे कि अब ये बनते कैसे हैं, नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, जो धन वाले की संख्या 7, ऋण वाले की संख्या भी 7, इन दोनों को जोड़ने से ये 14 आता है, ऐसे बना सकते हो। तो ये परमाणु भार 14 होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ऑक्सीजन का भी देखोगे तो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का जब ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन का 8, तो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कितना 8, तो 8 दूनी 16 ऐसे बनता है। ठीक है, अब ये मतलब एक ट्रिक है, इसको आप मतलब कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि अब आप सोडियम का निकालने जाओगे तो सोडियम का 11 होता है ना, सोडियम का क्या होता है 11, लेकिन इसका परमाणु भार 23 होता है। तो कैसे निकलता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 11 होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है 12 होती है, तो 11 12 23 होता है। तो ये कुछ कुछ आपको नहीं मिल पाएंगे, अगर सेम कुछ समथिंग सही रहेगा आपका 12 परमाणु क्रमांक 11 का, उसका डबल करोगे तो 22, लगभग 22, तो 22 से 23 भी होता है। ठीक है, 22.5 या 23 लिखते हैं उसको, क्यों लिखते हैं, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से थोड़ा ज़्यादा होती है। ठीक है, बस तो मतलब आप इसके परमाणु भार भी जनरली आपको परमाणु संख्या ज्ञात है तो जनरली आप निकाल सकते हो मैक्सिमम परमाणुओं का परमाणु भार, और उसको भी कुछ कुछ को याद करना आवश्यक है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। क्यों हल, कैसे हल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार क्या होगा, कार्बन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, कार्बन के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और आपको कार्बन का परमाणु भार दिया है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, आपको पता है। तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ये सब जोड़ के आप निकाल सकते हो इस सूत्र से। इसी प्रकार आपका बहुत सारा ये जो प्रश्न दिए हैं सब, ये सब बन जाएंगे। इनमें इनके पूरे द्रव्यमान निकालना है, बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे, जब इनके द्रव्यमान जैसे निकाले हैं उसी प्रकार इनके भी निकालेंगे। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे बहुपरमाणविक आयन। तो बहुपरमाणविक आयन जब पढ़ रहे हो, बहुपरमाणविक आयन में हम जानते हैं कि जलीय विलयन में विद्युत सुचालक होते हैं। रासायनिक अबंध में हम क्रियाकलाप एक जो भी देखें, आप सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन विद्युत सुचालक होता है तथा वह अनियत मतलब क्या बोला है, आयनित। सोडियम क्लोराइड ये आयन प्लस आयन या माइनस आयन जो होता है इसी को बोलते हैं आयनित। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड आयनित होकर सोडियम का धन आयन तथा क्लोराइड का माइनस आयन बनाता है। वही क्रियाकलाप हम सोडियम नाइट्रेट विलयन के साथ भी कर सकते हैं और यह भी विद्युत सुचालक दर्शाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट भी आयनिक यौगिक है। इसमें NaCl के समान N+ आयन तथा इसका अर्थ कि विलयन में सोडियम प्लस आयन के अतिरिक्त ऋणावेशित आयन NO3 भी होते हैं। इसे नाइट्रोजन के 3 और ऑक्सीजन परमाणु के कुल 1 ऋणावेश
होते हैं। ठीक है, परमाणुओं के ऐसे समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान होते हैं उन्हें बहुपरमाणुई आयन कहते हैं। ठीक है, और ये सोडियम नाइट्रेट का आयन ऐसे बनता है। और आप जब भी एक गिलास में आप मतलब एक बर्तन में आप एक प्लास्टिक के गिलास में जिसमें पानी ले लेना, उसमें सोडियम क्लोराइड घोल देना और एक लाइट ले लेना बल्ब, और इस बल्ब को एक सिरा को इसमें इस बल्ब में एक वायर की सहायता से, इस तार की सहायता से इसमें घुसा देना, इसे पानी में जिसमें सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है। अब इस पानी में इस और इसके दूसरे तार को एक बैटरी से जोड़ देना, बैटरी से जोड़ देना। ठीक है, बैटरी से जोड़ने के बाद क्या करोगे, इस तार को बैटरी से जोड़ने के बाद बैटरी से जुड़े तार को फिर इस पानी में डुबा देना, तो ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। तो ये विद्युत का सूचालक है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी घुल गया इसमें, तो ये आयन को, ये सोडियम में प्लस आयन है, माइनस आयन है, इसमें बैटरी में प्लस और माइनस रहता है, इसी वजह से प्लस को प्लस की तरफ, माइनस को माइनस की तरफ ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको और बताया जाएगा। ये सोडियम नाइट्रेट ये भी जलीय मतलब बहुपरमाणुई आयन है। ठीक है, और ये देखना इसमें अन्य आयनिक यौगिक भी पानी में विलय होकर धनायन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अब इन सभी के बारे में पढ़ेंगे आप, और ये सारणी को याद करेंगे। ठीक है, यही आपका HW भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका HW भी हो जाएगा। और इसको भी कर लेना आप, इस प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, इनको भी HW ले लो। इसके बाद मूलक पढ़ेंगे, कल की क्लास में मूलक पढ़ेंगे और बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र सीखेंगे। ठीक है, और इनके रासायनिक सूत्रों से इनके धन आयन ऋण आयन कितने होते हैं, क्या होते हैं, इनको निकालने का तरीका सीखेंगे तिर्यक विधि से। ठीक है, इसके बाद आपका पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, और ये जो गणितीय क्वेश्चन है इसको हम करेंगे। कणों को मोलों में दर्शाना, संख्याओं को मोल में वर्तमान, ये सबको हम करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।